जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो आज वो वादा पूरा होने जा रहा है। आज रिलीज हो रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया का एपिसोड नंबर 5। सो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। देखो, मुझे पता है कि पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा होगा तुम लोग के दिमाग में अब तक खिचड़ी बन गया होगा। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इरविन कौन था, इसके बाद एनसीएम, एनडीएम, ये सब है क्या। देखो, इसी वजह से मैं तुम लोग को एकदम शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर का स्टोरी लाइन बता देता हूँ कि ये चैप्टर शुरू कहाँ से हुआ है और हम लोगों को जाना कहाँ तक है। देखो, ये चैप्टर शुरू हुआ था भूले भटके अलग अलग बटे हुए इंडिया से, जो लाचार था और जिसके पास कोई रास्ता नहीं था इन ब्रिटिशर्स को भगाने का। मतलब सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रेवोल्यूशन करते जा रहे थे, पिटते जा रहे थे, जेल में बंद होते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में होती है गांधी जी की एंट्री, और जिनके नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की वजह से हमारे पूरे देश को ब्रिटिशर्स को अपोज करने का एक नेशन वाइड रास्ता मिलता है। हम लोगों ने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पूरा सपोर्ट हुआ था, लेकिन आखिर में चौरी चौरा के वजह से नॉन कॉपरेशन को बंद कर दिया गया। इसी वजह से कुछ लोगों के मन में गुस्सा भी आया कि बिना किसी आउटपुट के क्यों बंद करवा दिया गया। फिर इसके बाद दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस देखी थी, मतलब आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट ओवरऑल फेल हुआ। और अगर मैं तुम लोगों को उन सभी 5 पॉइंट्स को निचोड़ कर बताऊं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कामयाब ना होने का एक मेन कारण था हमारे देश की अनेकता, हमारे देशवासियों के बीच में आपसी अविश्वास, हिंदी में बोले तो एक दूसरे के बीच में नो भरोसा। अब देखो, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर, मतलब उस टाइम पीरियड में जब सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया था, इस पूरे टाइम में हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा देश पूरा बट रहा था धीरे धीरे। मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में अविश्वास आ रहा था। कई बड़े बड़े लीडर्स जैसे मोहम्मद अली जिन्ना वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांग कर रहे थे। कई कम्युनिटीज, कई रिलीजन्स के लोग ये सोचने लग गए थे कि अगर आज हम लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर इस देश के नाम पर लड़ने मरने जाएंगे और क्या पता कल को आजादी भी मिली, लेकिन अगर हम लोगों को आजाद देश में कोई वैल्यू नहीं दी गई तो हम लोगों के इस फाइट का फायदा ही क्या है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं फालतू में। यही सोच धीरे धीरे आगे आने लग गई थी। बी.आर. अंबेडकर ने भी मुद्दा उठाया था, और क्योंकि कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े लीडर्स अमीर बिजनेसमैन और ब्राह्मण्स कम्युनिटी की ओर थोड़ा ज्यादा झुक रहे थे, इसी वजह से दरार धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस के अंदर भी कई विचारधारा वाले, कई सोच वाले लोग आने लग गए थे। कुछ लोग किसी कम्युनिटी को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग किसी रिलीजन को सपोर्ट करते थे। इसी वजह से पूरा देश खिचड़ी बनकर रह गया था। सभी छोटी मोटी कम्युनिटीज के लोग ये मांग करने लग गए थे कि भाई साहब हमको गारंटी दे दो कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद तुम लोग तो हम पे गुलामी नहीं थोप दोगे। इन्हीं सब खींचातानी के बीच में आग में घी डालने का काम किया बी.आर. अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग ने। अब हमको पता है तुम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में नहीं पता है, तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अभी चैप्टर साइड रखो और सारा आलतू फालतू का जंजाल अपने दिमाग से हटाओ और सिर्फ मेरी बात सुनो। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट में। तुम लोग के स्कूल में वेडनेसडे के दिन सभी लोग हरे लाल कबूतर बन के आते हैं और लाल पीली हरी नीली ये सारी ड्रेस पहनकर आते हैं, जिसे हम लोग लॉकडाउन के टाइम से हाउसेस के नाम से जानते हैं। बिरसा रमन, सुभाष टैगोर, फलाना ढिमकाना हाउसेस। और साल में एक दिन ऐसा आता है जब उस ड्रेस की भी वैल्यू रहती है, और वो दिन रहता है बैच डिस्ट्रीब्यूशन का दिन, जब स्कूल में नया स्कूल कैप्टन और हाउसेज में स्पोर्ट्स, सीसीए, फलाना ढिमकाना कैप्टन चुने जाते हैं। उस दिन जब सभी हाउसेज के बच्चे टोली बनाकर, झुंड बनाकर अलग अलग होकर बैठते हैं और हाउस कैप्टन्स डिसाइड किए जाते हैं। पीली जर्सी पहना बनमानुस लाल जर्सी वालों के झुंड में नहीं जाता है। सब लोग अपने अपने झुंड में बैठकर वोट करते हैं और एक हाउस कैप्टन जो कि लीडर बनता है वो चुना जाता है। वहीं हम लोग बात करें स्कूल कैप्टन डिसाइड करने की, तो चाहे वो कोई भी जर्सी पहना हुआ हो, सब लोग एक साथ मिलकर वोट देते हैं और पूरे स्कूल का एक कैप्टन डिसाइड होता है। हाँ, अलग बात है इन लोग का कहीं काम नहीं आता है पूरे साल में, लेकिन कैप्टन डिसाइड होते हैं। अब इसे तुम लोग इलेक्शन से भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर हाउसेस मतलब रिलीजन, छोटी मोटी कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज।
अभी के टाइम पे रिलीजन ये सब नहीं देखा जाता है और सभी लोग एक साथ मिलकर वोट करते हो उस बंदे को जो कि स्टेज पे खड़ा होकर भाषण देता है और कहता है कि मुझे वोट दो, मैं ये काम करूंगा। और सभी कम्युनिटी, सभी रिलीजन के लोग मिलकर एक लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं और कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स में से कोई एक बनता है लीडर, जिसे तुम लोग स्कूली भाषा में स्कूल कैप्टन कह सकते हो। इसे हम लोग जनरल इलेक्टोरेट कहते हैं। यहाँ पर सभी लोग चुनिंदा कैंडिडेट्स को वोट देकर लीडर्स बनाते हैं। और अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें तो वो एकदम हाउस कैप्टन के इलेक्शन के जैसा होता है। मतलब कि वहां पर सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग अपने ही लीडर को वोट करेंगे और हर एक कम्युनिटी से एक एक लीडर सामने आएगा जो उनकी बात ऊपर लेवल तक रखेगा। मतलब इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि जनरल इलेक्टोरेट में सब लोग चुनाव लड़ भी सकते हो और सब लोग वोट भी दे सकते हो और जो लीडर बनेगा वो सबकी आवाज साथ में उठाएगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में छोटी छोटी कम्युनिटीज अपने अपने लीडर्स को चूज करेंगी और वो सारे लीडर्स मिलकर आगे जाएंगे और एक साथ में डिस्कशन करेंगे और अपने अपने कम्युनिटी के बातों को उठाएंगे। उस टाइम पर बी.आर. अम्बेडकर ने सोचा कि सेपरेट इलेक्टोरेट में दलित्स और डिप्रेस्ड क्लासेस जो कि बहुत कम मात्रा में है, उनको भी अपने लीडर्स आगे भेजने का मौका मिलेगा, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। और ब्रिटिशर्स तो थे ही चीर फाड़ बंटवारा करने वाले, उन्होंने उनकी बात मान ली जिससे कि दलित्स और बाकी कम्युनिटीज धीरे धीरे अलग हो जाएं। और अगर तुम लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो तुम लोग को खुद ही पता चल गया होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू यूनिटी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सब लोग अपने अपने लीडर को वोट देंगे और दूसरे कम्युनिटी से किसी का नाता वाता नहीं रहेगा। सब लोग जाकर वहीं कुत्ता बिल्ली टाइप एक दूसरे की कम्युनिटी वाले लीडर्स आपस में लड़ेंगे कि नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और यही छोटा छोटी होता रहेगा। इसी वजह से जब ये बात गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि इससे तो हम लोगों की आजादी मिल ही नहीं पाएगी और आजादी मिलेगी भी तो बहुत दिनों बाद मिलेगी। और इसी बी.आर. अम्बेडकर के मांग के खिलाफ गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ, हिंदी में बोले तो आमरण अनशन शुरू कर दिया और कहा कि जब तक बी.आर. अम्बेडकर अपनी मांग वापस नहीं लेंगे तब तक मैं ना खाना खाएगा ना पानी पिएगा। अब गांधी जी के इस बात में दम था और देश को गांधी जी की जरूरत। इसी वजह से बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली और कहा कि मैं आज आपका विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि देश को आपकी जरूरत है, लेकिन ट्रस्ट मी आगे ऐसा जरूर होगा जब दलित्स को पीछे रखा जाएगा और हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस को और दबाया जाएगा। गांधी जी ने ये बात सुनकर बी.आर. अम्बेडकर को भरोसा दिलाने के लिए पूना पैक्ट साइन किया जो कि सितंबर 1932 में हुआ था और उसमें यह कहा गया कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं लेकिन हम लोग रिजर्व सीट रखेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। मतलब कि ये नहीं कि अलग अलग कम्युनिटीज अपने अपने लीडर्स चुनेंगी बल्कि सभी कम्युनिटीज सभी लोग मिलकर वोट करेंगे। हाँ, पार्लियामेंट में कुछ % हिस्सा दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर्स के लिए भी रखा जाएगा, मतलब पूरा हथियाया नहीं जाएगा। अदर कम्युनिटी के लोगों के लिए भी कुछ हिस्सा बचाकर रखा जाएगा कि वो लोग भी जीते और वो लोग भी आकर अपनी बात आगे रखें। अब ये तो रही बी.आर. अम्बेडकर और डिप्रेस्ड क्लासेस की मांग, लेकिन उस टाइम पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी और उन्होंने मुस्लिम बहुल एरियाज, मतलब जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, वहां पर उन्होंने 50% सीट मुस्लिम लीडर्स के लिए रिजर्व करने को कहा। अब देखो ऐसी चर्चाएं उस टाइम पर बहुत तेज हो गई, मतलब कि हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज इन सब में आपस में भेदभाव अविश्वास जागने लग गया। सब लोग सोचने लगे कि आजादी के बाद ही तो पक्का बदल जाएगा, ये लोग हमें हमारा हक नहीं देंगे। ये सारी चीजें और बढ़ने लग गईं और टू बी ट्रू इसमें ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा हाथ था। मतलब ब्रिटिशर्स कभी किसी से कुछ बात करते थे, कभी किसी से कुछ बात करते थे और यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर फिर से शुरू कर दी थी। सो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो कि कल रिलीज होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर बड़े बड़े लीडर्स ने क्या क्या काम किए, कौन कौन से कांड किए जिससे कि सभी लोग दोबारा एक हो पाए, जिससे कि भाईचारा की भावना बढ़ी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।